जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज जिस टॉपिक को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं वो पॉलिटी सेक्शन से रिलेट करता है। आपके प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में तो नहीं, लेकिन मेंस की दृष्टि से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोसाइटी सेक्शन से में भी इसको रख सकते हैं और मेन जो पोर्शन है वो है पॉलिटी से रिलेटेड, राज्य व्यवस्था से रिलेटेड। इथिक्स में भी ये चीज़ें काम में आ जाएंगी पेपर 4 या 5 में। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं और वो ये है टॉपिक कि सिविल सेवकों की शासन में क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है गवर्नेंस में सिविल सर्वेंट्स का। इस बारे में हम चर्चा करेंगे, क्या क्या उनको परेशानियां आती हैं और क्या सुधार हो सकते हैं। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शासन में सिविल सेवकों की भूमिका। रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन गवर्नेंस। क्या रोल है, तो कुछ बेसिक चीज़ें इनके बारे में जान लेते हैं। पहली बेसिक चीज़ तो ये है कि ये शासन के 3 अंग होते हैं, एक कार्यपालिका, एक विधायिका और तीसरी है न्यायपालिका। तो जो कार्यपालिका है एग्जीक्यूटिव, उसके अंडर में ही आते हैं सिविल सर्वेंट। ठीक है, तो ये कार्यपालिका के अधिकारी, और वो भी स्थायी। स्थायी इस वजह से कि सरकारें आती जाती रहती हैं, कभी कोई योजना लागू हो गई, कभी कोई योजना बंद हो गई, लेकिन ये जो है ये अपनी जो भी इनका ड्यूटी का उम्र है, सेवा में कार्य करने की आयु है, वो उस आयु तक बने रहते हैं जब तक इनको निलंबित ना किया जाए, रिटायरमेंट ना हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से कार्यपालिका की अधिकारी के रूप में इनकी भूमिका है। शुरुआत हुई है 1854 की मैकाले रिपोर्ट। और सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, सिविल सर्विसेज का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1780 के आसपास ये गवर्नर थे। ठीक है, तो 1780 या 90 के आसपास हिस्ट्री में देख लीजिएगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस सिविल सर्विसेज के जनक कहे जाते हैं। और इनको कहा भी गया है, सरदार पटेल की मुख्य भूमिका रही है भारतीय परिप्रेक्ष्य में सिविल सेवा को बनाए रखने की स्वतंत्रता के बाद भी। और इनको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसी वजह से इनको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है। आज जो केंद्र और राज्यों में लड़ाई होने के बावजूद, मतभेद होने के बावजूद भी केंद्र सशक्त है और राज्यों पर अच्छी तरीके से नियंत्रण है, वो केवल और केवल उसका एक ही कारण है, ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी। संवैधानिक मुद्दे की अगर मैं बात करूं तो संविधान में 3 सर्विसेज की बात की गई है। एक है ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं। दूसरा है जो केंद्र सरकार के अंडर में है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, या केंद्रीय सेवाएं इनको बोलते हैं। और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें राज्य सेवाएं इनको बोलते हैं, स्टेट सर्विसेज।
ये और ये, इनमें अंतर है। अंतर ये है कि जो केंद्रीय सेवाएं होती हैं उनमें नियुक्ति, प्रशिक्षण और कार्य, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होता है, संघ सरकार के अंडर में होता है। ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या होता है कि प्रशिक्षण और नियुक्ति ये की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और ये कार्य कहाँ करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस राज्य, स्टेट। तात्कालिक नियंत्रण हमेशा राज्य सरकार का होता है इन पर, लेकिन फाइनल कंट्रोल किसका होगा, केंद्र सरकार। आपने देखा होगा बात की जाती है कि ये आईपीएस इस राज्य के कैडर के हैं और केंद्र में आए हैं, इन्होंने अच्छी सर्विस की है, केंद्र द्वारा इनको प्रमोशन दिया जा रहा है, या अगर अच्छी सर्विस नहीं कर रहे हैं, केंद्र के आदेशों को नहीं मान रहे हैं, तो इनको वापस से अपने होम कैडर पर भेजा जाता है, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईएफएस हो। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 आती हैं। एक सिविल सर्विसेज का है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा है आईपीएस, और तीसरा है आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, ये दोनों स्वतंत्रता के समय से भी थी, ये आई है 1966-67 के आसपास आईएफएस। ठीक है, अब कई उसमें बात की जा रही है कि मेडिकल सर्विसेज भी लाइए और जुडिशरी सर्विसेज भी लाइए, वो आगे विवाद का विषय है, डिस्कशन का विषय है, वो आगे बाद में देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इंडिया में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। स्टेट गवर्नमेंट में क्या है, जो राज्य लोक सेवा आयोग इनकी नियुक्ति करते हैं वो है। ठीक है, एसडीएम, तहसीलदार, ये सब। अब हमें ये देखना है कि संविधान में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो इन चीज़ों से रिलेट करते हैं, सिविल सर्विसेज से या सिविल सर्वेंट से। तो वो है आर्टिकल 310, फिर है आर्टिकल 311, और फिर है आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 में है ऑल इंडिया सर्विसेज की बात, अखिल भारतीय सेवाओं की बात करेंगे। आर्टिकल 311 में क्या है, जो सिविल सर्वेंट्स इन तीनों सर्विसेज के द्वारा नियुक्त किए जा रहे हैं, सिविल सेवक, वो क्या हैं, उनकी पद, स्थिति, निलंबन, स्थानांतरण, सेवा समाप्ति, इससे संबंधित नियम है आर्टिकल 311 में। और आर्टिकल 310 क्या कहता है कि अगर संघ सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, मतलब उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति के बिहाफ पर ही वो काम करते हैं। इसी वजह से इनके जब भी ये ऑर्डर वगैरह निकालते हैं तो उसमें लिखा होता है भारत के राष्ट्रपति की ओर से। और राज्य सरकार में जो अधिकारी होते हैं वो किसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, राज्यपाल के। ठीक है, ये चीज़ें जरा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कि इनका महत्व क्या है, क्यों इनकी भूमिका इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ ना कुछ तो विशेष बात होगी, उसी विशेष बात को हम डिस्कस करने के मुख्य बिंदु पर आते हैं। पहला महत्व ये है कि शासन की निरंतरता। मैंने आपको बताया कि सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन कंटिन्यू सरकारें आए जाएं, बीच का जो टाइम है उनमें कंटिन्यूटी कौन प्रदान करता है, ये सिविल सर्वेंट्स। योजनाएं तो बंद नहीं हो जाती, ऐसा तो है नहीं कि कोई योजना 5 साल तक है और उसके बाद जो है या तो उसको परिवर्तित कर दिया जाएगा, या अगर वो अपने उद्देश्य को पूरा कर लेगी तब उसको बंद किया जाएगा। लेकिन सरकार काम करना बंद नहीं कर देती, सिस्टम काम करना बंद नहीं करता। तो शासन की निरंतरता
को लागू करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। का महत्व या डिस्कस कर। शासन की निरंतरता में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, सरकार तो 5 साल बाद चेंज हो जाती है। सेकंड, सरकार और जनता के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना, ब्रिज के रूप में। सरकार अगर योजना बनाए तो सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सिविल सर्वेंट्स की, सिविल सेवकों की होती है। ठीक है, तो सरकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन ये किसके द्वारा होता है? सिविल सर्वेंट्स के द्वारा। और जनता की भी परेशानी अगर सरकार तक पहुंचनी है कि जनता की ये डिमांड है, तो उसके लिए ब्रिज के रूप में कौन काम कर रहा है? सिविल सर्वेंट्स। ऐसा नहीं कि इनका काम खाली सरकारी नीतियों को लागू करना है, जनता की समस्याएं सुन करके उस जनता की समस्या का निदान करना या जनता की बात को सरकार तक पहुंचाना भी इनका काम है। तो डुअल रूप में काम करता है, बाई डायरेक्शनल फ्लो रहता है। ठीक है, पहली चीज। ओ, दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज, पॉलिसी मेकिंग में, नीति निर्माण में जनता के बीच में काम कर रहे हैं तो इनको एक्चुअल फील्ड कंडीशन की जानकारी होती है, क्या परेशानी है। वन साइज नॉट फिट फॉर ऑल, एक ही योजनाएं सभी के लिए लागू नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि लोगों की परिस्थिति अलग है, भौगोलिक दशाएं अलग हैं। भारत में विभिन्नता में एकता पाई जा रही है। अलग अलग भौगोलिक दशाएं हैं। जो योजना दिल्ली के लिए काम करेगी वो जरूरी नहीं कि वो तमिलनाडु के लिए काम करे। जो योजना कश्मीर के लिए काम करेगी कोई जरूरी नहीं कि वो अरुणाचल प्रदेश के लिए काम करे। ठीक है, तो रीजनल लेवल पर योजनाओं के निर्माण के लिए अलग अलग इनपुट प्रदान करना। नीति निर्माण में क्या है, कौन कौन से प्रोसेस आते हैं? एक तो निर्धारित इनपुट प्रदान करना, या आवश्यक इनपुट लिख लीजिए यहाँ पर, आवश्यक इनपुट प्रदान। दूसरा, नीतिगत विषयों की जानकारी, किससे रिलेटेड नीतियां बन रही हैं और किन लोगों के लिए बन रही। ठीक। और तीसरी बात, विश्लेषण, उसके लूप होल, विशेषताएं, कैसे कैसे लागू करेंगे, वो पूरा डिटेल प्लानिंग इसमें आता है। और लास्ट में बात आती है कि जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन कैसे होगा। या ये कहिए प्रबंधन, मैनेजमेंट। ठीक, ये नीति निर्माण की बात आती है। ये सारे कार्य क्या हैं? सिविल सेवकों के द्वारा किए जाते हैं। चौथी बात, शासन की निरंतरता हो गया, जनता के बीच में सेतु का कार्य, नीति निर्माण। चौथी बात जो है वो ये है, भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाना। इसी वजह से इनको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसी भूमिका के आधार पर। और ऐसा नहीं कि खाली कहा जाता है, कुछ कार्य भी इनके द्वारा ऐसे किए गए हैं जो कि एक उदाहरण के रूप में हम लोगों के सामने है। मजबूत कैसे बना रहे हैं, जरा इनका 2-3 पॉइंट में विश्लेषण कर लेते हैं। निष्पक्ष चुनाव,
और इनके लिए आप एक सिविल सर्वेंट का नाम सुनते होंगे, टी.एन. शेषन। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये ब्रेकफास्ट में नेताओं का ब्रेकफास्ट करते थे, मतलब ब्रेकफास्ट के रूप में नेताओं को खाते थे। ये कहा जाता है, ऐसा नहीं कि ये मांसाहारी थे और ये मनुष्य को ही खा जाते थे, ऐसा नहीं है। इन्होंने चुनाव सुधार में इतने जबरदस्त, जो आज आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक ऑटोनॉमस बॉडी देख रहे हैं गवर्नमेंट की, वो इन्हीं के कारण है। इतनी ज़्यादा स्वायत्तता निष्पक्ष चुनाव के लिए। कभी कभार क्या कहा जाता था पहले इसके, जब ये 1990 के आसपास राजीव गांधी के समय ये बने थे मुख्य चुनाव आयुक्त, और इन्होंने इतने ज़बरदस्त सुधार किए कि आज तक उसकी ऑटोनॉमी बरकरार है। बीच 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 में कभी विवाद होता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो स्वतंत्रता और निष्पक्षता बरकरार है। तो निष्पक्ष चुनाव के उसमें इनका नाम याद रखिएगा, टी.एन. शेषन, एग्जाम्पल के तौर पर। सेकंड बात जो है वो ये है, समावेशी लोकतंत्र। समावेशी लोकतंत्र का मतलब ये हुआ कि सभी को शामिल करते हुए। इसमें एक सिविल सर्वेंट का नाम है, नागालैंड में इन्होंने काम किया है 1976-78 के आसपास। ये हैं ए.एम. का नाम आए, एक बार आप सर्च कर दीजिएगा, ए.एम. लोखंडे नाम है शायद, क्या मैं लास्ट में भूल रहा हूँ। जो इन्होंने काम किया वो नाम याद रखिए। इन्होंने नागालैंड में ग्राम विकास पंचायत की स्थापना की। ग्राम विकास पंचायत में क्या किया कि जो ग्रामीण लोग हैं उनको इसमें क्या करना, सरकारी योजनाओं में भागीदारी को बढ़ाना, रीजनल लेवल पर प्रॉब्लम को क्या करना, सॉल्व करना। ठीक है। और तीसरी बात, तीसरा जो उदाहरण है वो ये है, सहभागी लोकतंत्र। सहभागी लोकतंत्र में क्या है, वैसे कायदे से ये होना चाहिए सहभागी इधर होना चाहिए, ताकि यहाँ पर सहभागिता, हाँ, चलिए कोई बात नहीं, कहीं भी लिख लीजिए। इसमें एक एग्जाम्पल दे दीजिए, सहभागी में भी दे सकते हैं, समावेशी में भी दे सकते हैं। एक सिविल सर्वेंट का नाम है, क्या नाम, एक मिनट में जरा एक बार चेक कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। सिविल सर्वेंट का नाम तो इसमें नहीं है, लेकिन ये है कि इन्होंने 2020 में एक डिस्ट्रिक्ट है बलांगीर, जिला प्रशासन के द्वारा एक योजना शुरू की गई, स्वीकृति योजना। और ये योजना क्या कहती है कि शासन में ट्रांसजेंडर को शामिल किया जाए, मतलब उनको शामिल करके, उनको टारगेट करके ये योजना बनी।
तो उनकी भी शासन में क्या हो गई, भागीदारी सुनिश्चित हुई। ठीक है, तो ये जरा ध्यान में रखिएगा। एक बार ये आप चेक कर लीजिएगा, ये एम लोखंडे है या कुछ करके ऐसे ही नाम है। ठीक है, ग्राम विकास पंचायत या ग्राम विकास बोर्ड भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ग्राम विकास बोर्ड की स्थापना। ठीक, ये भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और क्या है यहाँ पर, और पांचवा पॉइंट लिख लीजिए। पांचवा पॉइंट ये कहता है कि ये लोग अर्ध न्यायिक निकायों के रूप में, अर्ध न्यायिक अधिकारी के रूप में भी काम करते हैं, काशी जुडिशियल्स, अर्ध न्यायिक निकाय। अर्ध न्यायिक निकाय में सबसे पहला तो एक निकाय है दूरसंचार अधिकरण। इसमें ये लोग, अधिकारी लोग जज की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टेक्निकल मैटर है, ये पूरी तरीके से, मतलब कहने का ये मतलब है प्रशासन और न्याय ये दोनों एक साथ में है यहाँ पर। ठीक है, दूरसंचार अपीलीय प्राधिकरण या अधिकरण ऐसे करके कुछ लिख। ठीक है, टैक्स से रिलेटेड जो ट्रिब्यूनल होता है उसमें भी इनकी नियुक्ति होती है। और क्या भूमिका हो सकती है, आप देखे होंगे विदेशी संबंध सुधारने के लिए राजदूतों की नियुक्ति होती है। ये राजदूत क्या होते हैं, यही होते हैं सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, तो विदेशी संबंधों को सुधारना, ठीक है, फॉरेन डिप्लोमेसी, कूटनीतिक, और क्या भूमिका हो सकती है, आपने एक नाम सुना होगा पॉलिटी में, नहीं सुने हैं तो यहीं पर सुन लीजिए। हाँ, कौन सा पॉइंट है, 6, 7, 7th नंबर पॉइंट ये कहता है कि एक कानून होता है जिसको बोलते हैं प्रत्यायोजित विधान। ये कुछ और नहीं होता, ये विभागीय कानून होते हैं। कोई आदेश हो गया या किसी कानून को सपोर्ट करने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं वो होते हैं प्रत्यायोजित विधान। जैसे संसद ने अपना काम कर लिया या राज्य विधानसभा ने अपना काम कर लिया, अब वो जब विभागों के स्तर पर उस चीज को लागू करेंगे तो विभाग से संबंधित नियम कानून कायदे कौन बनाता है, जो उस विभाग का हेड होता है, और वो कौन होते हैं, सिविल सर्वेंट। ठीक है, इनकी महत्व और भूमिका एक दो शब्दों में और देख लेते हैं, एक दो हेडिंग में। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, समृद्धि और विकास। इसी में 7 पॉइंट हो गए। 8वां पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, इनकी भूमिका समृद्धि और विकास में किस तरीके से है, समृद्धि एवं विकास में किस तरीके से है वो देख लेते हैं। पहला, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, नियम और व्यवस्था व्यवस्थित करना। और इसके लिए एक बहुत ही फेमस आईपीएस हैं, इधर की हैं, अरुणाचल प्रदेश या आसाम कैडर की आईपीएस हैं, संयुक्ता पराशर, पाराशर। इनका नाम जरा ध्यान में रखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, दूसरा है संसाधनों की कमी को दूर,
करके संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए एक मणिपुर के कलेक्टर जो काफ़ी चर्चा में आए थे, 2012-13 के आसपास आए थे। हाँ, इनका नाम है आर्मस्ट्रांग पामे। इन्होंने क्या किया, बिना सरकारी मदद के क्या कर दिया, 100 किलोमीटर लंबी रोड बनवा दी ग्रामीणों की मदद से। और एक सोशल मीडिया पर फंड रेज किया, उसी फंड से ही बस ट्रांसपेरेंसी रखे और उसी फंड से 100 किलोमीटर रोड बन गई। और आज वो रोड मणिपुर में किस नाम से जानी जाती है, लोगों का मार्ग। ठीक है, तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स इस वजह से आपको ध्यान में रखने हैं कि हर जगह आपको कमी नहीं ढूंढनी है, कुछ अगर अच्छा काम हुआ तो उसकी प्रशंसा भी करनी है। हर जगह ये नहीं देखना कि यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, लाल फीताशाही ज़्यादा है, अगर 1 रुपये सरकार की तरफ से चलते हैं तो जनता को 10 पैसे मिलते हैं, ये सब नहीं लिखना है। वो परेशानी है, वो हर जगह है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ सही चीज़ें भी लिखनी है। ठीक है, अगर सही काम कर रहा कोई तो उसको प्रशंसा भी करना है। तीसरी बात यह है कि एक कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट है केरल में, यहाँ पर एक कलेक्टर थे डॉक्टर नायर, प्रशांत नायर, डॉक्टर नायर नहीं, प्रशांत नायर, प्रशांत नायर। इन्होंने ऑपरेशन सुलेमानी चलाया था, इसलिए ताकि लोगों को सम्मान पूर्वक खाना मिल सके जो जरूरत है जिनको। भोजन, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हुई महत्वपूर्ण भूमिका। अब जब महत्वपूर्ण भूमिका आपको पता चल गई, तब आप ये देखिए कि इनके भूमिका में चुनौतियां क्या क्या आई हैं। कामकाज में चुनौतियां, और इनकी सबसे बड़ी शिकायत ये रहती है कि इनको राजनीतिक दबाव बहुत झेलना पड़ता है। और इसके चलते ट्रांसफर, ठीक है, रातों रात ट्रांसफर, अगर उनके पॉलिटिशियन के फेवर में काम नहीं किए तो ट्रांसफर। दूसरा, पोस्टिंग में दिक्कत, पदस्थापना में दिक्कत, कहीं ऐसी जगह भेज देंगे कि जो है, या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में वो ड्यूटी लगा देंगे, फील्ड में नहीं लगाएंगे कि फील्ड में अच्छा काम नहीं कर रहा, हमारे मन मुताबिक काम नहीं कर रहा है, हमारे लोगों को परेशान कर रहा है। जबकि वो उनका जानबूझ करके परेशान करना उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य क्या है कि सब प्रशासन सही तरीके से चले। अब जो अराजक तत्व किसी पार्टी से संबंधित हो सकते हैं और उसी पार्टी की गवर्नमेंट है, स्वाभाविक सी बात है कि उनका काम, वो किसी गवर्नमेंट के प्रति जो है वफादार नहीं है, किसी पार्टी के प्रति वफादार नहीं है। ठीक है, आज पार्टी सत्ता में है, कल हो सकता है विपक्ष में बैठे। ठीक, तो राजनीतिक दबाव और इनको स्वायत्तता, ऑटोनॉमी की दिक्कत होती, काम करने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता नहीं मिल पाती, राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा रहता है। दूसरा, संसाधनों की कमी, और संसाधनों की कमी में खास करके आप ये ध्यान रखिए, बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वे, बुनियादी अवसंरचना की कमी। अगर
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही इंटरनेट नहीं काम करेगा तो डिजिटल इंडिया का सपना कैसे साकार होगा? आयुष्मान भारत योजना चला रहे हैं और डॉक्टर ही नहीं है हेल्थ सेंटर में, कैसे होगा? हेल्थ सेंटर बना है, लोगों के आवागमन के लिए रोड ही नहीं है। जल जीवन मिशन चला रहे हैं, घर घर पाइप डाल करके पहुंचा दिए, लेकिन पाइप में पानी ही नहीं आ रहा है। ये सब क्या है? बुनियादी ढांचे की, बुनियादी अवसंरचनाओं की कमी है। और इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जनता का सरकार पर से विश्वास उठने लगता है। जनता ये सोचती है, ये जो नक्सलवादी सोच डेवलप होती है कि जब खोने को कुछ नहीं है तो हथियार उठाते हैं, जब मरना ही है तो 10 लोगों को मार करके मरें, ऐसी सोच लोगों में डेवलप हो जाती है। और जब मैं आपको लेफ्टिस्ट एक्सट्रीमिज्म पढ़ा रहा था, वामपंथी उग्रवाद, तो मैंने आपको बताया था कि जब बुनियादी और संरचनाएं नहीं होती तो जनता का प्रशासन शासन पर विश्वास खत्म हो जाता है। और बार बार चीज़ें अगर वो सुनते हैं कि इतनी योजनाएं आ रही, इतना वो आ रहा है, इतना फंड रिलीज हुआ और वो जमीनी स्तर पर कार्यान्वित नहीं हुआ, तो उनका रोष और बढ़ता है। ठीक है, इसी वजह से आप देखे होंगे अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, कई जगह लोगों ने बहिष्कार किया, चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया। उत्तराखंड में जो भी दूर दूर दुर्गम के क्षेत्र हैं, जहाँ तक मतलब स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी जो है रोड ही नहीं बना पाए। बेसिक ज़रूरतें, रोड, पानी, सड़कें और इनकी सुविधा ही, हॉस्पिटल, इनकी सुविधा ही नहीं दे पा रहे हैं। ये सब क्या है? जनता में विश्वास की कमी को दर्शा रहा है, जनता की सरकार में विश्वास की कमी को दर्शा रहा है। ठीक है। तीसरी बात ये क्या है? लाल फीता शाही। लाल फीता शाही का मतलब क्या हुआ? लाल फीता शाही का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि गलत काम कराने में जो है दिक्कत है, या गलत काम वो नहीं कर रहे हैं इस वजह से फाइल डिले कर रहे हैं। गलत के साथ साथ जो सही काम है ना, उसको भी अननेसेसरी डिले किया जाता है। और छोटे छोटे कारणों से, कहीं पर साइन छूट गया, कहीं पर कुछ लेटर मिसिंग है, या कुछ और ऑर्डर चाहिए, मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर के सही काम में भी देरी की जा रही है। उसको क्या बोलते हैं? लाल फीता शाही। आप देखिए, दक्षिण कोरिया जापान के सहयोग से दिल्ली मेट्रो चली, में सबसे पहले क्राइटेरिया यही था कि हम किसी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया करेंगे। मेट्रो मैन श्रीधरन का स्टेटमेंट था, किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का स्वीकार नहीं होगा। और देखिए कितनी जल्दी जो है मेट्रो चालू हो गई। ठीक है, तो ये क्या है? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि न केवल गलत काम, गलत कार्य का मतलब जो संविधान की दृष्टि से सही नहीं है, सोसाइटी की दृष्टि से सही नहीं है। ठीक है, करने में देरी या मना करना, बल्कि सही कार्य करने में भी देरी करना। और इसका सबसे बड़ा कारण है इनका पदानुक्रम, हायरार्की। एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप। ठीक है, पदानुक्रम अनुशासन के लिए तो जरूरी है, लेकिन जब वो अनुशासन एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो लाल फीताशाही का रूप ले लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। और चौथी बात, सुरक्षा। आपने सुना होगा कि कई सारे खनन माफिया वो आईपीएस और आईएएस को ही ट्रैक्टर के आगे रौंद दिए, उन पर हमला होता है, जान का हमला, पारिवारिक सदस्यों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। तो ये क्या है? इनके कामकाज में चुनौतियों में सबसे बड़ी बाधा है ये। ठीक है, तो खनन माफिया वाला प्रसंग यहाँ पर लिख लीजिए उदाहरण में, एक दो उदाहरण भी लिख लीजिएगा। एनएचएआई के घोटाले में सत्येंद्र दुबे सिविल सर्वेंट थे, ये इंजीनियर थे, इनको जान से हाथ धोना पड़ा। दूसरा,
एक नाम और सुना होगा आपने, तुकाराम मुंडे। ठीक है, ये आईएएस है। कई बार इनको भी धमकी मिली है, परिवार को जान मतलब नुकसान देने की। ये सब इनके कामकाज में चुनौतियां हैं। तो आगे का सलूशन क्या हो, अगर चुनौतियां पता आपको चल गई तो सलूशन क्या हो? सलूशन में सबसे अच्छा सलूशन, राजनीतिक बाधा, राजनीतिक हस्तक्षेप दूर करने का सबसे अच्छा सलूशन ये है कि एक गाइडलाइन बने, एक निश्चित कार्यकाल हो एक जगह पर कार्य करने का, बिना किसी आवश्यक कारण के उनका ना तो ट्रांसफर किया जाए, ना पदावनत किया जाए, डिमोशन भी ना किया जाए, और बिना किसी कारण से ना किया जाए ना ट्रांसफर किया जाए। ठीक है, और रिटर्न ऑर्डर लेने की ये चीज जो है क्या बन जाए, एक परंपरा रहे कि हर चीज, अगर मंत्री को भी कुछ कहना है तो वो रिटर्न ऑर्डर देंगे कि हाँ आप ये काम कीजिए। वर्बली फोन पर धमकाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सोल्यूशन में क्या है, एक निश्चित दिशा निर्देश, और पारदर्शिता बढ़ाई जाए। ठीक, सिविल सर्वेंट्स को प्रशिक्षण के लिए संस्थानों द्वारा एक आरंभ बैच स्टार्ट किया जाता है। आरंभ, ये एक फाउंडेशन बैच होता है जो कि बेसिक जानकारी इसमें दी जाती है। एक आपने नाम सुना होगा, मिशन कर्मयोगी। ये सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए ही ये प्लेटफॉर्म है, और इसी में आप याद रखिएगा, मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत ही आई गॉट प्लेटफॉर्म बना है। ठीक है, सिविल सर्विसों के प्रशिक्षण के लिए भी। जो सिविल सर्विस से सर्वेंट्स अच्छा काम करते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर पुरस्कार भी दिया जा सकता है या दिया जाता है उत्कृष्ट कार्य के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति भी लागू की जा सकती है। कई गलतियां सिर्फ इस वजह से हो जाती हैं कि काम की जानकारी नहीं थी, पद पर तो बैठा दिया गया लेकिन उचित प्रशिक्षण नहीं दिया गया, इस वजह से। तो राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति की भी जरूरत है, और ये धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिए और चीज़ों का रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।